आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी शेर की खाल में गधा। एक शहर में शुद्धपट नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास न मिलने से वह बहुत दुबला हो गया। धोबी ने तब एक उपाय सोचा। कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिल गया था। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा कि यह खाल गधे को उड़ाकर उसे खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे को शेर की खाल पहनाकर खेत में भेज देता था। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता था। लेकिन एक दिन पोल खुल गई। गधे ने एक दिन गधी की आवाज सुनकर खुद भी अरडाना शुरू कर दिया। रखवाले शेर की खाल ओढ़े गधे पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। उसकी वाचलता ने ही उसकी जान ले ली। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ की चालाकी हमेशा व्यर्थ में जाती है। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी शेर की खाल में गधा। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी कुत्ते का वैरी कुत्ता। एक गांव में चित्रांग नाम का एक कुत्ता रहता था। वहां एक बार अकाल पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंशनाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गए। चित्रांग ने सोचा, इससे अच्छा तो अपना ही गांव है, जहां केवल अकाल पड़ा है, जान के दुश्मन और कुत्ते तो नहीं हैं। यह सोचकर वह घर वापस आ गया। अपने गांव आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा, चित्रांग, दूसरे गांव की बात सुना। वह गांव कैसा है? वहां के लोग कैसे हैं? वहां खाने पीने की चीजें कैसी हैं? चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों, उस गांव में खाने पीने की चीजें तो बहुत अच्छी है और गृह पत्नियां भी नरम स्वभाव की हैं, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोष है। अपनी जाति के कुत्ते ही बड़े खूंखार हैं, मुझे खूब मारा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार अपने ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी घमंड का सर नीचा। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत ही गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊंटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊंटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊंट के बच्चे और ऊंटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊंटनी को खूंटी से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने के लिए वन में गया। ऊंटनी ने हरी हरी कोपले खूब खाई। बहुत दिनों तक इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊंटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊंट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बड़े ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया, जिससे कि वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बढ़ई उसे घर लेवा लाता। ऊंटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊंट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊंट ऊंटनी से उसका व्यापार अच्छा चलता था। यह देख एक धनिक से कुछ रुपए उसने उधार ले लिए और गुर्जर देश में जाकर वहां से और ऊंटनियां ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊंट ऊंटनियां हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगी। बाकी सब तो ठीक ही था, किंतु
जिस ऊंट के गले में घंटा बांधा था वह बहुत ही गर्वित हो गया था। वह अपनों को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊंट वन में पत्ते खाने के लिए जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल जंगल घूमा करता था। उसके घंटी की आवाज से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊंट किधर हैं। सब ने उसे मना किया कि अपने गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सारे ऊंट पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की तरफ वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटी की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास आया तो उसे झपटकर उसे मार डाला। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड का सिर हमेशा नीचे रहता है। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी घमंड का सर नीचा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए उस पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने वहां पर आने की वजह बताई। बंदर ने उसे बताया कि वहां बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने उसे कुछ जामुन खाने के लिए भी दिए। और इस तरह उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने ये सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल कितना खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक वह बंदर का कलेजा नहीं खाएगी तब तक वह ठीक नहीं हो पाएगी। पत्नी की जिद से मजबूर उस मगरमच्छ ने एक चाल चली। उसने बंदर से जाकर कहा कि उसकी भाभी उसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वह भला नदी को कैसे पार करेगा। मगरमच्छ ने एक उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वह उसे सुरक्षित अपने घर ले जा सके। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर बैठा और पेड़ से नदी में कूदा और जाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बता देना चाहिए, इसमें कोई भी हानि नहीं है। और उसने मन का भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया, उसे धक्का सा लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे प्यारे मित्र, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने अपना दिल जामुन के पेड़ पर संभाल कर रख दिया है। अब जल्दी से मुझे नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार दे सकूं और उन्हें खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे पर लाया, बंदर ने एक जोर से छलांग लगाई और जाकर पेड़ पर बैठ गया और फिर बोला, अरे मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी और मेरी दोस्ती समाप्त। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और हमें अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी बंदर और मगरमच्छ। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी सियार की रणनीति। एक जंगल में महाचतुरक नाम का एक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसे एक मरा हुआ हाथी दिख गया। उसकी बाँछें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर अपना दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसे
सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मारकर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूं, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर बाद वहां से एक बाघ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए कहा गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था। तब से लेकर आज तक वह बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाला बाघ जरूर मारा ही जाएगा। ये सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता वहां से आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत बहुत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम चाहो तो इसका मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तब तुम वहां से सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर के मारे मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाता है। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी, सियार की रणनीति। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी, कुम्हार की चोट। एक बार की बात है, एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। एक बार वह टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकराकर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था। दवा दारू से भी ठीक न हुआ। घाव बढ़ता ही गया। उस घाव को ठीक होने में कई महीने लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह ही गया। कुछ दिन बाद अपने देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वहां वह राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर वह घाव का निशान देखा तो वह समझा कि यह अवश्य ही कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का सामने से मुकाबला करते हुए घायल हो गया होगा। यह समझकर उसने अपनी सेना में उसे ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर उससे जलते थे, लेकिन राजभय से वह कुछ भी नहीं कह सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहां जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थी, हाथियों पर हौदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियां चढ़ाई जा रही थी। युद्ध का बिगुल सैनिकों और युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुम्हार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस संग्राम में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? कुम्हार ने सोचा कि अब राजा और उसकी निकटता इतनी हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। यह सोचकर उसने सच बात कह दी, यह घाव हथियार का नहीं है, मैं तो एक कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब घर से निकला
तो घर में बिखरे पड़े घड़ों से टकराकर गिर पड़ा। एक नुकीला ठीकरा माथे पर गड़ गया। यह निशान उसी का है। राजा यह बात कर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठगकर इतना ऊंचा पद पा लिया, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुम्हार ने बहुत अनुनय विनय किया, मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे सकता हूं, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात न सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, शूर हो, पराक्रमी हो, किंतु तुम एक कुम्हार ही हो। जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है वह कुल शूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने के लिए तैयार न हुआ था। इसी तरह राजा ने कुम्हार से कहा, इससे पहले कि अन्य लोग तेरा भेद जाने, तू यहां से चला जा और जाकर कुम्हारों में मिल जा। और कुम्हार अंत में वह देश छोड़कर चला गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना किसी का कौशल जाने उसे कार्य नहीं सौंपना चाहिए। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी कुम्हार की चोट। आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी मेंढक राज और नाग। एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और कुएं भी थे जिनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही उन्हें अपने पले हुए गुंडे मेंढकों से पिटवा देता। कुएं के मेंढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न थी। अपनी हर मुसीबत के लिए वह दूसरों पर दोष देता था। एक दिन गंगदत्त का पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा हुआ। खूब तू तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए अपने मेंढकों को उसने आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब ये जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने तथा बुद्धिमान मेंढकों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे 2 गुना मेंढक है। वे स्वस्थ हैं और हमसे अधिक ताकतवर हैं। अगर हमने लड़ाई करी तो हम वह लड़ाई कभी भी जीत नहीं पाएंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिलाने लगा। मन ही मन उसने यह ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर उन्हें भड़काया। बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ और पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि उन्हें माफी मांगना पड़े। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत ही नहीं दी। टर्राने से ही मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। अब आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की पिटाई कैसे कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक भयंकर नाग पास ही बने बिल में घुसता हुआ नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को ही अपना बना लेना चाहिए। यह सोचकर वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेढक, मैं तेरा बैरी हूं, मैं तुझे खा सकता हूं और तू मेरे ही बिल के आगे आकर मुझे ये आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरी अपनी ही जाति वालों ने और मेरे सगों ने मेरा घोर अपमान किया है। उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने के लिए आना पड़ा है।
तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मोटाते मोटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मैं मेंढक? गंगदत्त ने ताली बजाई। नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी है। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं वहां एक कक्ष भी है जहां तुम रहना, और जिस जिस मेंढक को मैं खाने के लिए कहूं तुम उसे खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका उसमें लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधा होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों ना इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए उसे कहा। नाग ने कुछ ही सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेंढकों को सुरंगों के रास्ते जा जाकर उन्हें समाप्त कर दिया। जब वह सब समाप्त हो गए तो नाग ने गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बताओ। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयाने और बुद्धिमान मेंढकों को खा जाओ। वह खाए जा चुके, तो अब प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत लेकर आते ही रहते हैं। उनको खाने के बाद नाग ने और खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र ही बचे हैं। खेल खत्म और सारे मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेंढक, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, तू अब खाने का इंतजाम कर, वरना। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा, मैं और मेंढकी अगर जिंदा रही तो और बेटे पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फिर फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेंढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेंढकी से विवाह करके नया संसार बसाऊंगा। मेंढकी को खाने के बाद नाग ने फिर मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं ही बचा हूं, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है? और वह उसे भी हड़प गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी मेंढक राज और नाग।